नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम योगी की सख्ती के बाद अब डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हाथरस जा रहे हैं। दोनों हाथरस के लिए निकल गए हैं। आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त जो मिल रही है कि दोनों ही निकल चुके हैं, क्योंकि सीएम योगी की सख्ती के बाद अब डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हाथरस जा रहे हैं और दोनों निकल भी चुके हैं हाथरस के लिए और कुछ ही देर में हाथरस वो पहुंच भी जाएंगे, जहां पर आपको बता दें हालांकि एसआईटी का गठन भी सीएम योगी की तरफ से किया गया था। उसके साथ ही साथ बड़ी खबर हाथरस से जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सीएम योगी की सख्ती के बाद डीजीपी और अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हाथरस जा रहे हैं। थोड़ी देर में हाथरस पहुंचेंगे। दोनों हाथरस के लिए फिलहाल निकल चुके हैं। वहीं हाथरस केस पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हाथरस केस पर न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ। लगातार बढ़ते दबाव के बाद प्रशासन ने आज मीडिया को हाथरस के गांव में जाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम पीड़ित के गांव पहुंची और पीड़ित परिवार से बात की। पीड़ित परिवार के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई और डीएम प्रवीण कुमार पर गंभीर आरोप भी परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। इंसाफ चाहिए, रुपया पैसे थोड़ी नहीं, हमारी बेटी का इंसाफ चाहिए। बच्ची को जिस तरीके तड़पा के मारा, उनको दरिंदों को ही मारना चाहिए। वैसा ही होना चाहिए। जैसे उनकी बॉडी नहीं आने चाहिए, उनकी गांव में बॉडी नहीं आने चाहिए। चार दरिंदर हैं, उनकी बॉडी नहीं आने चाहिए। उनको भी नहीं है, उनकी माँ तड़पे जैसा हम तड़पे। जो यहाँ तमाम लोग हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी घर के अंदर भी रहती थी। तमाम महिलाएं यहाँ पर रहती थी और उसके बावजूद पुलिस घर के अंदर तक रहती थी। जो रिश्तेदार यहाँ पर हैं, आप ये बताइए कि आप भी कल पुलिस कह रही थी कि हमारी एसआईटी की टीम गई हुई है, इसलिए यहाँ कोई आई थी टीम? नहीं, कोई टीम नहीं, कोई टीम। कल कोई टीम आई? कल कोई टीम नहीं आई, परसों रोज आई थी। अच्छा, और कहाँ पुलिस वाले कहाँ तक थे? घर में अंदर भी आ रहे थे? अंदर भी आ रहे थे। पूरा ये गली है, ये पूरी भरी थी, छत पूरी भरी थी। कल सुबह जब हम गए बाहर तो सारे लोग घेरे खड़े थे, तो हमने उनसे बोली, सर अब क्या है यहाँ पे? यहाँ आप देख रहे हैं जो रिश्तेदार हैं वो, जो उनकी भाभी है पीड़िता की, वो फिलहाल यहाँ पर गिर गई है, बेहोश हो गई है और वो लगातार इस बात को उठा रही है। उनकी तबीयत खराब है, बताया जा रहा है कि इनका बीपी डाउन हो गया है और फिलहाल वो यहाँ पर बेहोश हो गई है। यहाँ तमाम जो रिश्तेदार हैं वो फिलहाल उनकी तरफ उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको बताएं तो तमाम रिश्तेदार जो यहाँ पर हैं वो सीधा पुलिस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एसआईटी टीम कल कोई नहीं आई थी, जिसका हवाला देकर कल मीडिया को जाने से रोका गया था। यहाँ संस्कार किया जा रहा है, आप लोग आ जाइए या कुछ नहीं बताया गया हम लोगों को। और हम लोगों को क्या नाम है, जब वहाँ से आ रहे थे तो इतना दबाव था हमारे ऊपर कि जबरन हमारी बहन का अंतिम संस्कार के लिए प्रयास कर रहे थे वो लोग। हमने मना करा था उन लोगों से, सर हम लोग अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज से जैसा होता है वैसे करेंगे, हम लोग सुबह लगाएंगे। और उन लोगों का रिक्वेस्ट करा हमारी माता बहनों ने और हमारे जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने रिक्वेस्ट करा हमारे, और उनसे पैरों तक पड़ गई हमारी मम्मी, पर लोगों ने सुनवाई भी नहीं करी कुछ और अपनी मन मर्जी से उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। हम लोग बहन को नहीं देखा, नहीं देखा, आखिर बार भी नहीं देखा हमने कि हमारी बहन है या कोई और है। इस चीज के लिए हमने बिल्कुल ही नहीं पता कौन है, या कोई पुतला लाके जला दिया है या हमारी बहन जलाई है, कौन जलाया कोई पता नहीं है। आपको बात करने से मना किया गया था मीडिया से, या घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था? कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे पुलिस वालों ने ऐसा घेर बना दिया था कि जो कि हमें इतना डर पैदा हो गया था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। और यहाँ कि तमाम परिवार वाले जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप यही थे? परिवार की? मैं रिश्तेदार हूँ। क्या हो रहा था यहाँ पर 2 दिन में? क्या हुआ है 2 दिन में मैडम? रात में तो मतलब बॉडी चोरी मतलब ये लोग लेके आए और पिता को और भाई को बाहर दूसरा गाड़ी से लाना पड़ा। अच्छा, उसके बाद में बॉडी आ गई है और पिता आए ही नहीं, तो इन्होंने दाह संस्कार करने के लिए अपने आप मतलब जो है लकड़ी का हिसाब किताब किया है। और उसके बाद में जब बॉडी आई है, हम लोग गए हैं बॉडी के पास में, नहीं हमारे दरवाजे तक आना चाहिए, लेकिन वो बॉडी दरवाजा तक वो लोग आए हैं कि आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए। नहीं, यहाँ आना चाहिए, सुबह 4 से 5 के अंदर में हम लोग दहन कर देंगे, लेकिन उसे होने नहीं दिया लोगों ने।
अब उसके बाद यहाँ पर मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा था, पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। बता सकते हैं कि पुलिस यहाँ थी? छत्ता पर भी थी और ये बाहर में ये गैलरी यहाँ सब भरा हुआ था। कल से नहीं आए हैं। कल जब उनको बोल दिया गया कि हमारे बच्चों को आज खाना पीना नहीं हुआ है और ये मतलब यहाँ से जाइए आप लोग। उसके बाद नहीं, आप क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं? हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है, जिस बेटी का ऐसा हुआ है वैसा ही होना चाहिए बस। पिछले 2 दिन से जैसा हम आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहे थे, क्योंकि एसआईटी की यहाँ पे निष्पक्ष जांच चल रही थी और जो परिवार हैं या जिनसे भी एसआईटी को उचित लगा उनके बयान इत्यादि साक्ष्य वगैरह पे कार्रवाई हो रही थी और किसी तरह का उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसमें कोई हस्तक्षेप ना पड़ पाए और जांच निष्पक्ष रूप से हो। इस वजह से पिछले 2 दिन से सभी की अंदर आने की एंट्री पे रोक लगा दी गई थी, जिसमें मीडिया को भी बंधुओं पर भी रोक थी। अब चूंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है या पार्शियली कंप्लीट हो गई है, तो आज सुबह से मीडिया के ऊपर किसी तरह की रोक नहीं है। सभी लोगों को हटा लिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। आप फ्री हैं, आप गांव में जा सकते हैं, जिसको आपको इंटरव्यू करना आप इंटरव्यू कर सकते हैं, जिसको आपको अपनी कवरेज के लिए जो भी आपको उचित लगता है आप फ्रीली कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित सिंह हाथरस से हमारे साथ है, प्रियंका कांडपाल भी हाथरस में मौजूद है, जावेद मंसूरी डीएनडी से इस वक्त हमारे साथ हैं और अमित पांडे राहुल गांधी के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले अमित सिंह का रुख जो हाथरस में इस वक्त हमारे साथ है हाथरस से। अमित, क्या जानकारी? देखिए, 2 प्रमुख सवाल। परिवार का ये कहना है जो अंतिम संस्कार हुआ वो जल्दबाजी में हुआ, बिना उनकी रजामंदी के हुआ, और दूसरी बात एसआईटी की टीम तो पहुंची नहीं और पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि एसआईटी की टीम पहुंची थी इसलिए मीडिया को नहीं जाने दिया गया अंदर। जी बिल्कुल अर्पिता, आपको बताऊं कि जो डे 1 से जो सवाल उठ रहे थे हाथरस प्रशासन के ऊपर, वही सवाल एक बार फिर से दोहराया है यहाँ पर पीड़ित परिवार ने। सीधे हम बातचीत करते हैं पीड़िता के जो भाई इस वक्त हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था पिछले 3 दिन में? पिछले 3 दिनों में क्या हुआ था? 3 दिन में ही पुलिस फोर्स वगैरह आ रखी थी यहाँ पे। जो डीएम साहब हैं वो आए हुए थे और उल्टे सीधे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ पहले ही, जैसे कि उन्होंने किस तरीके से बातचीत की है हमसे, किस तरीके से लेडीज़ों से बदतमीजी की, चिल्लाए, हम पे चिल्लाए कि आप बीच में मत बोलिए जब गार्जियन है। उन्होंने सबसे मतलब जो बोलते हैं ना कमज़ोर चीज़ होती है वो है हमारे पापा घर में बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। उन्होंने उन्हीं को पकड़ रखा है, उन्हीं से बात करना चाह रहे थे और हमारी लेडीज़ जो लेडीज़ हैं हमारे घर में उनसे मतलब ऐसे चिल्ला के बात करें, आप चुप रहिए, और बोलते हैं लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता का, ये सब बातें भी कर रहे हैं वो लोग। तो मैं तुरंत रोका मैंने उनको कि ऐसा मत बोलिए, आप डीएम हैं, आप जिला अधिकारी हैं, इस सब तरह की बातें मत करिए। तो मुझ पर भी चिल्लाए थे वो लोग। उस पर भी बताइए, प्रमुख सचिव आ रहे हैं, डीजीपी आ रहे हैं, डीजीपी यूपी पुलिस के, एसआईटी टीम ने लगातार आपसे बातचीत की है, आप लोगों से पूछताछ की है, क्या कुछ उम्मीदें हैं अभी, क्या मांग कर रहे हैं? हमारे पहले सवालों का जवाब दे दें, उसके बाद हम बताएंगे कि हम संतुष्ट हैं, हमें क्या मांग चाहिए, कुछ नहीं, कि आखिर ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, इन अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया, क्यों जलाया, किस तरीके से इतनी बेरहमी क्यों बरती इन्होंने। क्या कहा? पिछले 3 दिनों में क्या हुआ? अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ था उस रात क्या हुआ था? उस रात यही हुआ था, सीधे एम्बुलेंस और दिल्ली से लाके यहाँ 4 बजे एम्बुलेंस रोक दी हाथरस में। उसके बाद हमें बता दिया कि एम्बुलेंस दिल्ली के अंदर है। सीधे वो लोग हमें वहाँ गुमराह कर रहे थे। फिर हमें वहाँ से दिल्ली से लाया तो एम्बुलेंस काफ़ी लेडीज लेट गई, पिताजी जो सब लेट गए थे एम्बुलेंस के आगे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे वहाँ पे। फिर भी किसी ने हमारी सुनी ही नहीं, एम्बुलेंस लेकर वहाँ पे अंतिम संस्कार उन्होंने अपने आप ही कर दिया, कोई फैमिली का था ही नहीं। जो भी मोहल्ला पड़ोस के दादाजी कहे जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, दादाजी वो क्या थे? दादाजी मैं बता दूं काफी साल पहले मर चुके हैं। ठीक है अमित, मैं आपको रोक रही हूँ। प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी हाथरस में ही मौजूद है। प्रियंका, यानी परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और वो लोग मौजूद नहीं थे, बिना उनकी मौजूदगी के ही अंतिम संस्कार कर दिया क्या?
जी बिल्कुल, ये गंभीर इल्ज़ाम है जो परिवार की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है कि बहुत रिक्वेस्ट की परिवार ने। घर की महिलाओं का कहना है कि पैर पर पड़ गई कि बेटी को आखिरी बार घर के दरवाजे तक ले आइए, उनके अंतिम संस्कार के लिए पहले घर वालों घर पे रखा जाए, उसके बाद जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाजों से सुबह 4 बजे करने के लिए भी ये लोग तैयार थे, लेकिन सुनी नहीं गई। यहाँ पर परिवार की काफ़ी महिलाएं भी हैं। अगर इनसे बात करना चाहूँ तो सबसे पहली दिक्कत तो यहीं से शुरू हो गई कि जब इन्होंने आप लोगों को बॉडी नहीं दिखाई और सीधा दाह संस्कार कर दिया। सीधा कर दिया दाह संस्कार। आप लोग को क्या बोला? हमने कही हमारी बेटी को हमारे दरवाजे पर लाओ, हमें बॉडी दो उनकी, हम जो लेकर चलन उनका होता है हम जो करेंगे उनका। पर उन्होंने हमें कुछ नहीं दी ना उन्होंने। हम उनके हाथ जोड़े, पैर भी छुए, पर उनके बहुत हमने न्योरे करे। हमारी लेडीज हैं। ठीक है प्रियंका, मैं आपको रोक रही हूँ, अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित पांडे इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट? हैं और कार्यकर्ताओं का इस तरीके से इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ अमृता धवन जी हैं, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। और मैम, अभी आप लोग इकट्ठा होंगे, आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम तो मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस की बेटी से, उसके परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन यूपी सरकार और जिस तरीके से तानाशाही का पूरा माहौल है इस देश के अंदर, और ख़ासकर यूपी में जो कि बलात्कार गढ़ बन चुका है, अगर माँ बाप से मिल भी नहीं सकते, उनको सांत्वना भी नहीं दे सकते, सड़क पे चल नहीं सकते, कभी डंडा मार रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी को नीचे गिरा रहे हैं, कभी लड़कियों के कपड़ों का चीरहरण कर रहे हैं। परसों हमने आपका मार्च देखा, आज का क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से आप आगे जाएंगे या क्या निर्देश मिला है आपको? देखिए, कार्यक्रम तो पूरी तरह से आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन सभी लोग डीएनडी की तरफ मूव करेंगे और हम लोग राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और हाथरस के बेटी के परिवारजनों के साथ मिलने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं। अमित, मैं रोक रही हूँ, जावेद का रुख जल्दी से। जावेद डीएनडी से इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। जावेद, वहां पर क्या हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, हलचल बहुत ज़्यादा है। अर्पिता, मैं आपको दिखाऊं डीएनडी पर किस तरह सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है। और देखिए, जो दिल्ली से आने वाला रास्ता जो नोएडा को जाता है, पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाया गया है और जो पुलिस फोर्स है पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अगर राहुल गांधी इस रास्ते से आते हैं, परसों हमने देखा इसी रास्ते से वो आगे बढ़े थे, तो आज देखकर लग रहा है कि उनको मुश्किल ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से पूरी तैनाती यहाँ पर पुलिस की गई है, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए इसका असर ये हो रहा है, ये जो रास्ता बंद किया गया है, वहाँ आप देखेंगे जो दिल्ली से नोएडा आने वाला ट्रैफिक है, वहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है। अगर मेरे कैमरामैन जूम करके आपको दिखाएंगे तो तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक जाम की स्थिति बन गई है। जो गाड़ियाँ दिल्ली से नोएडा आ रही हैं, तमाम आला अफसर भी मौजूद हैं। हम आगे चल के उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जॉइंट सीपी मौके पर है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस फोर्स के तमाम आला अधिकारी मौके पर हों, तो समझ सकते हैं कि जो राहुल गांधी है उनका मूवमेंट इतना आसान नहीं, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर पुलिस की गई है। देखिए, तमाम आला अफसर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे। लव कुमार, जॉइंट सीपी नोएडा पुलिस, और इसके अलावा तमाम जो बड़े अफसर हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, क्या तैयारियां आपकी की गई? अगर एक रिएक्शन आप दे पाएँ, क्या आगे बढ़ने दिया जाएगा राहुल गांधी को? मैं अभी आपको थोड़ी देर में छोटा सा रिएक्शन सर। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अभी तैयारियों में लगे हैं ना। जस्ट गिव मी सम टाइम, एक बार मैं थोड़ा सर, ट्रैफिक जो है पूरी तरह से स्लो हो गया है, एक तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिया गया, कितना असर पड़ रहा है सर? देखिए, ये ट्रैफिक अगर स्लो हो रहा है तो वो आप देख ही रहे हैं कि उससे फ़र्क पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर पड़ता है ट्रैफिक पे, बट विल लेट यू नो। सर, यहीं रोका जाएगा राहुल गांधी को अगर वो इस रास्ते से आते हैं जिस तरह की फोर्स लगाई गई है? अभी मैं आपको थोड़ी देर में पूरा टोटल ब्रीफ करूंगा, है ना। फिलहाल आप देख ही रहे हैं जो तैयारी। देखिए, बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं। परसों जिस तरह मैं आपको रोक रही हूँ, आप दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, उस लिहाज से आप रुकिए हमारे साथ। इससे पहले सीएम योगी की सख्ती के बाद हाथरस केस में लापरवाही के आरोप में एसपी विक्रांत वीर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। और यही नहीं, योगी सरकार ने हाथरस केस का सच सामने लाने के लिए केस में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट करवाए जाने का भी ऐलान किया। तो आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है कि नार्को टेस्ट की बात भी कही जा रही है, उसी के साथ साथ योगी सरकार ने हाथरस केस का सच सामने लाने के लिए केस में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट करवाए जाने के साथ साथ कई और निर्देश भी दिए हैं।
हाथरस केस में लापरवाह पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के बाद विनीत जायसवाल को हाथरस का नया एसपी नियुक्त किया गया। उन्होंने कार्यभार संभालते हुए पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको मुख्यमंत्री ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, जनपद हाथरस में जो माहौल खराब है राजनीति के, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी अभी? देखिए, जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया है, पहले मुझे यहाँ की परिस्थितियाँ समझनी होंगी और जो भी मामला यहाँ पे चल रहा है विधि सम्मत उसमें कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरा आश्वासन मिले, पूरी सुरक्षा मिले। फिलहाल तो यही प्राथमिकता है। बाकी अभी सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गांव पे हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ परिवार के लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी बात रखना चाह रहे थे लेकिन मुश्किलें आई हैं, उनको रोका गया है। अमित, अगर आप बात कर पाए तो जरा पूछिए और क्या कह रहे हैं परिवार के लोग? जी बिल्कुल, मैं दोबारा उनसे बातचीत करता हूं और पूछता हूं। ये बताइए, जो अंतिम संस्कार वाली रात थी उस दिन क्या कुछ हुआ था? पुलिस के अधिकारी कब पहुंचे थे, कितने बजे रात को घर पहुंचे थे? हालांकि आपने हमें बताया कि आप नहीं चाहते थे कि रात में अंतिम संस्कार हो। यहाँ घर जो बॉडी थी वो काफ़ी पहले यूपी में आ चुकी थी, हाथरस जो है। हाँ, हम यहाँ 1:30 बजे पहुँचे हैं तो सीधा शमशान घाट ले गए बॉडी। हम बता दें एम्बुलेंस के साथ हम नहीं आए हैं, तो काफ़ी के साथ आपको नहीं लेकर आएंगे? जी नहीं। हाँ, हमने काफ़ी पैर पकड़े उनके, हमने सुबह तक का टाइम मांगा था कि पूरी रीतो रिवाज के साथ हमें अंतिम संस्कार करने दीजिए, तो इन्होंने हमारी कोई सुनी ही नहीं है, सीधा अपनी मनमानी की है। जैसा वैसा करके हम घर में इसलिए बंद हो गए थे कि शायद हमारी बिना मर्जी के अंतिम संस्कार ना करें, तो उन्होंने फिर भी वो बॉडी को जला दिया, पेट्रोल फूंक दी। और मैं बोलना चाहूँगा, मुझे विश्वास नहीं है कि वो हमारी दीदी की बॉडी थी, किसकी जला दी, क्योंकि हमने अभी तक इस बात पे ना देखा है उनको कहाँ बॉडी थी, कैसी थी, ना हमें कुछ पता। सीधी बात। बदसलूकी किसने की थी? कौन से अधिकारी वो थे जिन्होंने आपके पिता के साथ बदसलूकी की थी, परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी की? जी, यहाँ तो सभी के साथ बदसलूकी ही हो रही है। जब एम्बुलेंस रोकी तो उनकी छाती पे लात मार दी पुलिस वालों ने, और महिलाओं को उठा के कांटों में, नालियों में फेंक रहे हैं। जहाँ मन आ रहा था हटा रहे हैं उन्हें। जबकि एम्बुलेंस के आगे जो लेटी हुई थी झोली पसार रही हैं महिलाएं, हाथ जोड़ रहे हैं, हम पैर पकड़ रहे हैं उनके, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही हमारी। तो एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ के डीएम का, क्या था उसकी सच्चाई, क्या था? जी, उसी तरीके की वो काफ़ी बातें हमें यहाँ समझा के धमका के गए हैं कि अगर लड़की कोरोना से मर जाती तो आपको मुआवजा मिल जाता। उनका कहना है कि हम मुआवजे के भूखे हैं, गरीब समझ के उन्होंने हमें मतलब पैसों में दबाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तो बोला कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, वकील बुला के लाओ तब पढ़ पाएंगे, ऐसी बातें की हैं। पुलिस कहाँ थे? नीचे, ऊपर, छत, हर तरफ, चारों तरफ पुलिस थी। कल के बाद जब वो काफी रिक्वेस्ट किए तो उसके बाद पुलिस नहीं थी। तो अब सुन सकती हैं अर्पिता किस तरीके से इनका आरोप है। हाथरस के जिला प्रशासन पर सीधा आरोप है। फिलहाल जो आपको बताएं कि यूपी के डीजीपी और अतिरिक्त प्रमुख सचिव जो हैं वो लखनऊ से निकल चुके हैं, वो इस गांव में आना चाहते हैं, लेकिन परिजनों का यहाँ पर साफ ये कहना है कि उन्हें ना ही किसी एसआईटी टीम पर भरोसा है, ना ही किसी और पर भरोसा है, लेकिन परिजनों का ये मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। और केवल आप हमारे साथ हाथरस मामले में देखिए, राहुल गांधी जो है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाथरस घटना के बाद का जो सामना आप दरअसल करते हुए राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि वो पहुंचेंगे, उनको रोकने के लिए तमाम प्रयास भी फिलहाल करने की तैयारी हो गई। तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं जो हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन परिवार वाले जो हैं वो दरअसल ये अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब एसआईटी की टीम पहुंची नहीं तो क्यों मीडिया कर्मियों को वहां पर रोका गया? क्योंकि परिवार का ये कहना है एसआईटी की टीम आई नहीं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि एसआईटी की टीम वहां पर निष्पक्ष जांच हो पाए इसलिए पहुंची थी और इसीलिए कल मीडिया को वहां पर पहुंचने नहीं दिया गया था। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के सवाई माधोपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। आरोप है कि सेक्स रैकेट में कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी 2 महिलाएं भी शामिल थी और इस गिरोह ने 30 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी से जुड़ी महिला नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कांग्रेस से जुड़ी महिला नेता फिलहाल फरार है, जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर इस मामले में कार्रवाई को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही वो ये कि सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी से जुड़ी जो महिला नेता है उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि कांग्रेस से जुड़ी महिला नेता फिलहाल फरार हैं, जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई। भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। भवानी, देखिए, बेहद गंभीर मामला है ये, और जिसके अंदर एक नाबालिग
नाबालिग को बीजेपी और कांग्रेस दोनों से जुड़ी हुई महिला नेताओं ने फंसाया और उसके बाद में वो सेक्स रैकेट चला रहे थे। जो विक्टिम की मां है उसका कहना है कि तकरीबन 30 से 35 बच्चों को फंसा रखा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी उसको अरेस्ट कर लिया गया, बीजेपी ने उसके बाद उनको टर्मिनेट भी कर दिया, यानी कि पार्टी ने भी कार्रवाई कर दी। लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस की जो महिला नेता है जो इस रैकेट में शामिल है, जो न अभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, न पार्टी की ओर से कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की गई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर ये भेदभाव क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ये सवाल उठाया जा रहा। और जो पीड़िता की माँ है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। वो उसका ये कहना है कि काफ़ी इनकी पहुंच है और जो प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है, लगातार चुप रहने को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है और इनके हाथ चंगुल में और भी इस तरीके की नाबालिग लड़कियां हैं। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है बड़ी। लेकिन सबसे पहले पुलिस पर सवाल यही खड़ा हो गया कि आखिर क्यों बचाया जा रहा है, जो कांग्रेस की नेता हैं उनको क्यों बचाया जा रहा है, क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। जी बिल्कुल भवानी, आप नजर बनाए रखें। वहीं बिग बॉस का आज 14वां सीजन